जल परिवहन का इतिहास वास्तव में उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव सभ्यता का। जैसे जैसे इंसान ने अपने जीवन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना सीखा, उसे यह समझ आया कि नदियां, झीलें और समुद्र सिर्फ सीमाएं नहीं, बल्कि रास्ते भी हो सकते हैं। शुरुआत में जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए भोजन, पानी और नए इलाकों की तलाश में निकलता था, तब उसने देखा कि जलधाराएं प्राकृतिक मार्गों की तरह काम कर सकती हैं। इसी आवश्यकता ने सबसे पहले उसे जल के ऊपर तैरने वाले किसी साधन की कल्पना करने पर विवश किया। प्रारंभ में इंसान ने लकड़ी के भारी तनों को काटकर उन्हें एक साथ बांधकर तैरने वाले टुकड़ों का रूप दिया, जिससे वह पानी में सुरक्षित रह सके। इन शुरुआती प्रयासों ने ही नाव और बाद में जहाज की नींव रखी। समय के साथ इन सरल तैरने वाले साधनों में सुधार होता गया। जैसे जैसे मानव ने नदियों और सागरों की गहराई, बहाव और दिशाओं को समझा, वैसे वैसे उसने इन जलयान साधनों को अधिक स्थिर, टिकाऊ और दिशा निर्देशित बनाने के प्रयास किए। इस तरह जरूरत, जिज्ञासा और आविष्कारशीलता के संगम से जल परिवहन का विकास शुरू हुआ, जिसने व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के विस्तार में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यही कारण है कि जहाजों का आविष्कार न केवल तकनीकी उपलब्धि था, बल्कि यह उस सोच का भी प्रतीक था जहां इंसान ने पहली बार सीमाओं को पार करने की कोशिश की थी। मानव इतिहास की सबसे पहली नावें बेहद साधारण और सीमित क्षमताओं वाली होती थीं, लेकिन यही नावें जल परिवहन की शुरुआत मानी जाती हैं। ये नावें मुख्य रूप से मोटे और मजबूत लकड़ी के तनों को खोखला करके बनाई जाती थीं, जिन्हें डगआउट कैनो कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन नावों को बड़े बड़े तनों को खोदकर डग आउट करके तैयार किया जाता था। इन तनों को कभी कभी आग की मदद से जलाकर नरम किया जाता था और फिर पत्थरों या औजारों से खोखला किया जाता था ताकि उसमें बैठा जा सके। इन डगआउट कैनो का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले मछली पकड़ने और छोटी जल यात्राओं के लिए करना शुरू किया। नदियों, झीलों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये नावें आवश्यक साधन बन गईं। धीरे धीरे इनका प्रयोग लोगों, सामान और खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए भी किया जाने लगा। 8000 से 6000 ईसा पूर्व की मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में इन नावों के प्रमाण मिलते हैं। इन नावों को चलाने के लिए कोई इंजन या पाल नहीं होते थे। इन्हें पूरी तरह से हाथों से चलाई जाने वाली लकड़ी की पतवारों से आगे बढ़ाया जाता था। उस समय के लोगों के लिए ये नावें न केवल एक साधन थीं, बल्कि यह तकनीकी और सामाजिक विकास की दिशा में पहला ठोस कदम भी थीं। यही साधारण नावें भविष्य के जटिल और विशाल जहाजों की आधारशिला बनी। डगआउट कैनो को आज भी जल परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने मानव को जलमार्गों के माध्यम से दुनिया को समझने और उससे जुड़ने की दिशा में अग्रसर किया। जब मनुष्य ने यह महसूस किया कि हवा केवल मौसम की शक्ति नहीं, बल्कि दिशा और गति का भी साधन बन सकती है, तब उसने जलयानों को चलाने के लिए हवा का उपयोग करने की कल्पना की। यही सोच उसे नाव में पाल जोड़ने की दिशा में ले गई। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने जल परिवहन की गति और क्षमता दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। लगभग 4000 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र के लोगों ने पहली बार ऐसी नावें बनाई जिनमें पाल लगे होते थे। इन पालों को कपड़े या अन्य हल्की सामग्रियों से बनाया जाता था, जिन्हें ऊंची लकड़ी की मस्तूल पर बांधा जाता था। जब हवा इन पालों से टकराती तो नाव को आगे की दिशा में धकेलती। इस तकनीक ने मनुष्य को पहली बार जल की धारा के विपरीत दिशा में भी यात्रा करने की क्षमता दी, जो हाथ से चलने वाली नावों में संभव नहीं था। इन पाल वाली नावों का मुख्य उपयोग नील नदी में होता था, जहां मिस्र की सभ्यता पनप रही थी। नील नदी उत्तर की ओर बहती है और गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की दिशा में हवाएं चलती हैं। मिस्रियों ने इन हवाओं और नदी की धारा का समझदारी से उपयोग किया। जब उन्हें उत्तर की ओर जाना होता तो पालों का उपयोग किया जाता, और जब दक्षिण लौटना होता तो नदी की धारा के सहारे नाव बहाई जाती। इस नवाचार ने केवल व्यापार और यातायात को नहीं, बल्कि सभ्यता के विस्तार को भी गति दी। लंबी दूरी की यात्रा अब पहले से अधिक संभव और सुरक्षित हो गई। यही वह समय था जब नौवहन का युग शुरू हुआ, जहां मनुष्य ने दिशाओं,
हवाओं और समय की गणना करके योजनाबद्ध तरीके से जल यात्राएं करनी शुरू की। पाल वाली नावों ने मानव इतिहास में समुद्री अन्वेषण और वैश्विक संपर्क की नींव रखी, जो आगे चलकर सभ्यताओं के मेल और विकास का प्रमुख कारण बनी। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, जल परिवहन का महत्व और उपयोग भी बढ़ता गया। खासकर यूनानियों, रोमन और फोनीशियनों ने समुद्र के महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। इन सभ्यताओं ने व्यापार, युद्ध और अन्वेषण के लिए विशेष प्रकार के जहाज विकसित किए, जो आकार में बड़े और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होते थे। इन जहाजों में सबसे खास बात यह थी कि इन्हें चलाने के लिए दोहरे साधनों का प्रयोग किया जाता था, चप्पू और पाल। चप्पुओं का उपयोग उस समय किया जाता था जब हवा नहीं होती थी या जब जहाज को किसी विशेष दिशा में सटीक रूप से मोड़ना होता था। वहीं पालों की मदद से हवा का उपयोग करके लंबी दूरी की यात्रा को तेज और कुशल बनाया जाता था। इस दोहरी प्रणाली ने समुद्री यात्रा को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और लचीला बना दिया। उदाहरण के तौर पर ट्रायरीन और गैली जैसे जहाज प्राचीन काल में अत्यंत प्रसिद्ध थे। ट्रायरीन एक ऐसा युद्धपोत था जिसमें 3 पंक्तियों में चप्पू चलाने वाले नाविक होते थे। इसमें 100 से भी अधिक नाविक होते थे, जो अद्भुत तालमेल के साथ चप्पू चलाकर जहाज को तेजी से आगे बढ़ाते थे। गैली भी इसी तरह का एक लंबा और संकरा जहाज था, जो व्यापार और युद्ध दोनों के लिए प्रयोग होता था। इन जहाजों में न केवल सैनिक बल्कि हथियार, व्यापारिक वस्तुएं और यहां तक कि दूत भी यात्रा करते थे। व्यापार के माध्यम से ये जहाज मसाले, धातु, कपड़े, शराब और तेल जैसी वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते थे, जिससे अलग अलग सभ्यताओं के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। वहीं युद्ध के समय ये जहाज समुद्र में दुश्मन जहाजों को टक्कर देने, सैनिकों को उतारने और जल से आक्रमण करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इस तरह यूनानी, रोमन और फोनीशियन जहाजों ने न केवल समुद्री शक्ति का प्रतीक बनकर इतिहास को दिशा दी, बल्कि उन्होंने उस युग के वैश्विक संपर्क, संस्कृति और युद्ध नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान वाइकिंग्स ने समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण की तकनीक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया, आज के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के समुद्री योद्धा और अन्वेषक थे, जो अपने कुशल जहाजों और तेज हमलों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ऐसे जहाज बनाए जिन्हें लॉन्ग शिप्स कहा जाता था। ये जहाज न केवल तेज होते थे, बल्कि तकनीकी दृष्टि से अत्यंत उन्नत भी माने जाते थे। लॉन्ग शिप्स को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे समुद्र की ऊंची नीची लहरों को आसानी से पार कर सकें। इनकी बनावट लंबी और संकरी होती थी, जिससे ये तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। इन जहाजों के दोनों सिरे नुकीले होते थे, जिससे उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता था। यह गुण तंग नदियों, झीलों और समुद्री तटों पर उतरने के लिए बहुत उपयोगी था। इसके अलावा ये जहाज बहुत हल्के भी होते थे, इसलिए जरूरत पड़ने पर वाइकिंग्स उन्हें कंधे पर उठाकर जमीन के छोटे टुकड़ों से भी पार कर सकते थे। वाइकिंग जहाजों की इस अद्वितीय बनावट ने उन्हें न केवल स्कैंडिनेवियाई समुद्रों में, बल्कि यूरोप, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता दी। माना जाता है कि वाइकिंग्स ने लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में क्रिस्टोफर कोलंबस से भी लगभग 500 साल पहले अमेरिका के पूर्वी तट, वर्तमान कनाडा के कुछ हिस्सों तक पहुंच बना ली थी। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जो दिखाती है कि वाइकिंग जहाज कितने उन्नत और सक्षम थे। इन जहाजों ने वाइकिंग्स को लूटपाट, व्यापार और नए इलाकों की खोज के लिए असीम अवसर दिए। वे यूरोपीय तटों पर तेजी से आक्रमण करते, फिर उतनी ही तेजी से लौट भी जाते। उनकी इसी गति और रणनीतिक चालबाजी के कारण यूरोप के कई हिस्से उनसे भयभीत रहते थे। साथ ही उन्होंने व्यापारिक मार्ग भी बनाए और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क स्थापित किया। इस प्रकार वाइकिंग जहाज केवल युद्ध के साधन नहीं थे, बल्कि वे उस युग की समुद्री तकनीक और अन्वेषण की अद्भुत मिसाल थे, जिनकी प्रेरणा आज की आधुनिक नौवहन तकनीकों में भी देखी जा सकती है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान जहाज निर्माण की तकनीक ने एक क्रांतिकारी मोड़ लिया।
यह वह युग था जब यूरोपीय साम्राज्य अपने व्यापार, संसाधनों और ज्ञान की खोज में दुनिया के अनजाने हिस्सों की ओर निकल पड़े थे। इस वैश्विक खोज और अन्वेषण को संभव बनाने में सबसे अहम भूमिका उन उन्नत और नए डिजाइन वाले जहाजों की थी जो लंबे समय तक समुद्र में रह सकते थे, तूफानों का सामना कर सकते थे और बड़ी दूरी तय कर सकते थे। इस युग के दो प्रमुख जहाज डिजाइन थे, कैरावेल और कैरक। कैरावेल एक हल्का, तेज और बहुपाल वाला जहाज था जिसे सबसे पहले पुर्तगालियों ने विकसित किया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह विपरीत दिशा से चलने वाली हवाओं में भी दिशा बदल सकता था, जिससे समुद्री अन्वेषकों को अज्ञात दिशाओं में आगे बढ़ने की आजादी मिली। दूसरी ओर कैरक आकार में बड़ा और मजबूत होता था, जो व्यापारिक माल, सैनिकों और यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयुक्त था। इन्हीं जहाजों की मदद से महान खोजकर्ताओं ने इतिहास रचा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में सैंटा मरिया नामक कैरक जहाज के जरिए अटलांटिक महासागर पार कर अमेरिका की खोज की। यह यात्रा यूरोप और अमेरिका के बीच पहले संपर्क का प्रतीक बनी। इसी प्रकार वास्को दा गामा 1998 में हिंद महासागर होते हुए भारत के केरल तट पर पहुंचे, एक ऐसी समुद्री खोज जिसने यूरोप और एशिया के बीच सीधे व्यापार का मार्ग खोल दिया। और फिर आया फर्डिनेंड मैगेलन, जिसने 1519 में विश्व की पहली समुद्री परिक्रमा शुरू की। उनका जहाज विक्टोरिया, जो अंततः यात्रा पूरी करने में सफल हुआ, वो करैक शैली में बना था। इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी गोल है और सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी सफल अभियानों के पीछे जहाज निर्माण की उन्नत तकनीक थी। मजबूत लकड़ी, बहुस्तरीय डेक, नौवहन के लिए कंपास और खगोलीय यंत्रों के साथ ये जहाज समुद्री अन्वेषण के आदर्श साधन बन गए थे। इस युग ने न केवल दुनिया का नक्शा बदल दिया, बल्कि वैश्विक व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के आपसी संपर्क की नींव भी रख दी। 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो मानव सभ्यता ने तकनीकी विकास की नई ऊंचाइयां छूनी शुरू की। इस क्रांति ने जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाया। सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक थी स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार। इससे पहले जहाज केवल हवा या मैनुअल शक्ति, चप्पुओं पर निर्भर थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा संभव हुआ कि जहाज किसी प्राकृतिक शक्ति के बजाय मशीन से चल सकें। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1807 में रॉबर्ट फुल्टन द्वारा बनाई गई थी, जब उन्होंने पहला व्यावसायिक भाप से चलने वाला जहाज तैयार किया, जिसका नाम था क्लेरमॉन्ट। यह जहाज अमेरिका की हडसन नदी में चला और 150 मील की दूरी केवल 32 घंटे में पूरी की, जो उस समय के लिए चमत्कारी था। क्लेरमॉन्ट ने यह साबित कर दिया कि जहाज अब सिर्फ हवा की दिशा पर निर्भर नहीं रहेंगे और न ही उनके संचालन के लिए भारी संख्या में नाविकों की आवश्यकता होगी। भाप इंजन ने जहाजों को तेज, अधिक नियंत्रण योग्य और अधिक विश्वसनीय बना दिया। अब नदियों, झीलों और समुद्रों में जहाज तय समय पर आ जा सकते थे, जिससे व्यापार, परिवहन और यात्राओं की गति बहुत तेज हो गई। यह तकनीक धीरे धीरे ट्रांस अटलांटिक और वैश्विक समुद्री मार्गों पर भी लागू होने लगी। इस नवाचार ने वैश्विक व्यापार को नया रूप दिया और विश्व को पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ बना दिया। साथ ही यह वह समय था जब समुद्री यात्रा केवल रोमांच नहीं रही, बल्कि एक संगठित, तेज और व्यावसायिक प्रणाली का हिस्सा बन गई। और इसका श्रेय जाता है उस क्रांति को जो क्लेरमॉन्ट के भाप इंजन से शुरू हुई। 20वीं सदी में जहाज निर्माण और जल परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिसने समुद्री यात्रा को पूरी तरह से आधुनिक रूप दिया। इस दौर में डीजल इंजन का आविष्कार और इस्तेमाल जहाजों को और अधिक शक्तिशाली, किफायती और विश्वसनीय बनाना शुरू हुआ। भाप इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम ईंधन खर्च करता था, अधिक दूरी तय कर सकता था और रखरखाव में भी आसान था। इसी कारण से यह नई तकनीक समुद्री जहाजों के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुई। सिर्फ इंजन में ही नहीं, जहाजों के ढांचे में भी क्रांतिकारी बदलाव आए। लकड़ी के जहाजों की जगह स्टील ने ले ली, जिससे जहाज अधिक मजबूत, टिकाऊ और बड़े आकार के बन सके। इस वजह से अब हजारों टन वजन वाले जहाज बनाए जाने लगे,
जो भारी मात्रा में माल और अधिक यात्रियों को एक साथ ले जा सकते थे। इसके साथ ही नेविगेशन तकनीक में भी जबरदस्त सुधार हुआ। पहले जहाज समुद्री यात्रा के दौरान दिशा और स्थिति का अंदाजा लगाने में कठिनाई महसूस करते थे, लेकिन 20वीं सदी में रडार, सोनार, जीपीएस और रेडियो संचार जैसी आधुनिक तकनीकों ने नेविगेशन को बेहद सटीक और सुरक्षित बना दिया। अब जहाज कठिन मौसम और दूर-दराज के समुद्री इलाकों में भी सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। आज के आधुनिक जहाजों में विभिन्न प्रकार के जहाज शामिल हैं। क्रूज शिप्स, जो समुद्री पर्यटन का आनंद लेने वालों के लिए लग्जरी और आरामदायक यात्रा प्रदान करते हैं। कार्गो शिप्स, जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ हैं और करोड़ों टन माल को एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक पहुंचाते हैं। युद्धपोत, जो देश की समुद्री सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, जो बिना ईंधन भरे महीनों तक समुद्र में रह सकते हैं और दूर दूर तक तेजी से यात्रा कर सकते हैं। इस तरह 20वीं सदी ने जहाजों को केवल साधन नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक का जटिल और शक्तिशाली संगम बना दिया, जो आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहाजों का इतिहास केवल तकनीकी विकास की कहानी नहीं, बल्कि मानव साहस, अन्वेषण और जिज्ञासा की दास्तान है। छोटी डोंगियों से शुरू होकर आज के स्मार्ट और विशाल जहाजों तक की यह यात्रा दिखाती है कि जब इंसान को कुछ जानने और पहुंचने की चाह होती है, तो वह समंदर भी पार कर जाता है।